पुतिन पागल हैं, वो डरे हुए हैं और हमेशा की तरह वो मदद की भीख मांगने चीन भाग रहे हैं। देखिए, यूक्रेन ने अभी अभी पुतिन के बंकर के इतना करीब हमला किया है कि उनकी सनक अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। जब से उन्होंने यह बेवजह का आक्रमण शुरू किया है, पुतिन ने रूस के चारों ओर से सारी वायु रक्षा हटा ली है और उन्हें अपनी और अपने महलों की सुरक्षा में लगा दिया है। खैर, लगता है कि यह भी काफ़ी नहीं है। पुतिन अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते क्योंकि यूक्रेन ने अभी अभी उनके पसंदीदा महलों में से एक पर जबरदस्त हमला किया है। इसी वजह से पुतिन बहुत डरे हुए हैं और यही यूक्रेन का असली मकसद था। देखिए, यूक्रेन ने यह हाल ही में किया था। पुतिन को इस बड़े शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाना था, जहां उनकी मुलाकात कई अलग अलग विश्व नेताओं से होने वाली थी। और ऐसा लगता है कि इस यूक्रेनी हमले की वजह से पुतिन सही मानसिक स्थिति में नहीं है और जब वह चीन पहुंचे तो स्थिति और भी खराब हो गई और सीसीपी ने उन्हें वैसा स्वागत नहीं दिया जैसा उसने अन्य प्रमुख नेताओं को दिया था। तो चलिए इसमें सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले, पुतिन इतने संदिग्ध क्यों हैं? इसे समझाने के लिए मैं जनरल बेन होजेस का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसीलिए मुझे ऐसे विशेषज्ञों को चैनल पर लाना पसंद है, क्योंकि जनरल होजेस ने वह सब पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी जब लोग नहीं देख पाए थे कि यूक्रेन क्या कर रहा है। यह यूक्रेन का लक्ष्य है कि रूसी कमान श्रृंखला में कोई भी व्यक्ति कभी भी सुरक्षित महसूस न करे, चाहे वे कहीं भी हों, चाहे वे फ्रंट लाइन पर हों या मॉस्को में या फिर पुतिन के पसंदीदा महल में हों। तो चलिए इस क्लिप को देखते हैं। गुड जो काम बहुत अच्छी तरह करता है, वे मोसाद की तरह हैं और मुझे लगता है कि शायद ज़्यादातर वरिष्ठ रूसी अधिकारी और शायद कुछ नागरिक अधिकारी, लेकिन खासकर रूस की सेना में, अपनी बाकी ज़िंदगी वे हमेशा अपने कंधे के ऊपर देखेंगे और अपनी कार के नीचे जांचेंगे, क्योंकि गुड उन्हें उनके किए की सज़ा दिलाएगा। अगर वे उस कमांड चेन में कहीं भी मिसाइल हमलों के लिए जिम्मेदार थे तो उन्होंने यूक्रेनी नागरिकों को मार डाला या बुचा और मारियुपोल जैसे स्थानों पर यूक्रेनियों को मार डाला। हाल ही में यूक्रेन ने यह संदेश सीधे व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेनी ग्रिल्स के जरिए दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने एक विशाल जंगल में आग लगा दी, जो काले सागर के किनारे स्थित रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के महल, जिसे पुतिन का पैलेस कहा जाता है, से कुछ मील की दूरी तक पहुंच गई। अब जाहिर है, रूसी अधिकारियों के अनुसार, जैसा कि वे हमेशा कहते हैं, यह यूक्रेनी ड्रोन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उन ड्रोन की वजह से हुआ जिन्हें रूस ने गिराया था। अब शुरू में हमें पता चला था कि यह आग पुतिन की 1,90,000 वर्ग फुट की संपत्ति से सिर्फ 6 मील दूर थी, लेकिन बाद में रूस में स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि नहीं, यह आग असल में महल से सिर्फ 1 मील के भीतर पहुंच गई थी। वैसे यह बताना भी जरूरी है कि यही वही महल है जिसे अलेक्सी नवाल्नी ने अपने YouTube वीडियो में उजागर किया था, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा था। इसी कारण उन्हें जेल में डाला गया और बाद में व्लादिमीर पुतिन ने उनकी हत्या कर दी। यहाँ उस महल की कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें आप इस लेख में देख सकते हैं। बताया जाता है कि इस महल को बनाने में लगभग 15 अरब डॉलर खर्च हुए थे। और मेरा अंदाजा है कि पुतिन को इस महल के लिए पैसे अपने पिता से मिले होंगे, जो बस एक आम रूसी शेफ थे, क्योंकि खुद पुतिन के अनुसार रूसी राष्ट्रपति वास्तव में ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार है और इसी दौरान वो अरबों डॉलर के महल बना रहे हैं। दुर्भाग्यवश पुतिन अपनी आक्रमण शुरू होने के बाद से इस महल का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन बहुत आसानी से इसके बहुत करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह तो बस 6 अरब डॉलर के उन महलों में से एक है जो पुतिन के पास पूरे रूस में हैं। तो अब वह बिल्कुल ठीक रहेंगे। पुतिन के पास इस हमले का जवाब देने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उन्हें चीन जाकर बीजिंग से ड्रोन और उत्तर कोरिया से सैनिकों की मांग करनी थी। एक पल में बताएंगे कि चीन पहुंचते ही उनके साथ कैसा अपमानजनक व्यवहार हुआ। लेकिन पहले चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि पुतिन ने कैसे प्रतिक्रिया दी, और वह था वही करना जो रूस इस आक्रमण की शुरुआत से ही करता आ रहा है। यूक्रेनी नागरिकों पर हमला करते हुए रूस ने यूक्रेन के 14 क्षेत्रों पर रात भर में एक बड़ा हमला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के अनुसार रूस ने लगभग 540 ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं।
यह हमला वास्तव में उस दिन के ठीक एक दिन बाद आया जब रूस ने इस युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा हमला किया था। कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं और दर्जनों अन्य घायल हैं। और इसके ऊपर से रूस ने इस हवाई हमले के दौरान यूरोपीय संघ के दूतावास पर भी हमला किया। इस सब के साथ संदेश साफ था, पुतिन उन सुरक्षा गारंटियों से खुश नहीं थे जिन पर पश्चिमी देश, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, चर्चा कर रहे थे। वह इसे स्पष्ट करना चाहते थे, क्योंकि इस हमले के ठीक बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से कहा कि पश्चिमी देशों के मौजूदा पुराने सुरक्षा गारंटी प्रस्ताव इस युद्ध को लंबा खींचने का जोखिम पैदा कर रहे हैं। रूस के अनुसार यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी क्रेमलिन द्वारा दी जानी चाहिए। यूक्रेन में कोई पश्चिमी सैनिक या हथियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूस का कहना है कि वे यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, जैसे उन्होंने पिछले 3 वर्षों से किया है। रूस को यूक्रेनी बच्चों के खिलाफ अपराधों का दोषी माना गया है। तीसरे लगातार साल रूस को शर्म की सूची में डाला गया है और महासचिव बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर रिपोर्ट करते हैं। कल रूस के हवाई हमले में कीव में 4 बच्चों की मौत हुई, रूसी फुल स्किल की शुरुआत से ही। देखिए, रूस में कॉमेडियन नहीं होते, क्योंकि लोग बस क्रेमलिन की घोषणाओं पर ही हंस देते हैं। अब चलिए ध्यान चीन की ओर करते हैं और देखते हैं कि बाकी दुनिया पुतिन पर क्यों हंस रही है। और इसका सब कुछ उस तरीके से लेना देना है जिस तरह से पुतिन का स्वागत किया गया जब वे इस सम्मेलन के लिए चीन पहुंचे। दूसरे नेताओं जैसे अजरबैजान और तुर्की के राष्ट्रपति के वहां पहुंचने पर उनका स्वागत कैसा हुआ, इसकी तुलना करें। देखिए, शी जिनपिंग ने जब बाकी 2 नेता पहुंचे तो बड़ा जश्न मनाया, लेकिन जब पुतिन की बारी आई तो कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति वास्तव में वहां नहीं आया। 30 अगस्त को अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव कामकाजी दौरे पर चीन की जनवादी गणराज्य पहुंचे। कामकाजी दौरे पर चीन में कामकाजी दौरे पर शी जिनपिंग के पास देश के प्रमुख के सम्मान में तियानजिन के बिनहाई हवाई अड्डे पर मानद गार्ड तैनात किया गया। अगले दिन तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन भी तियानजिन आए। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन भी तियानजिन पहुंचे। शी जिनपिंग ने एक बार फिर दिखा दिया कि अजरबैजान और तुर्की के नेता ही इस क्षेत्र में चीन के मुख्य रणनीतिक साझेदार हैं और उनका स्वागत सबसे उच्च स्तर पर सैन्य सम्मान, गर्मजोशी भरे शब्दों और आपसी सम्मान के साथ किया जाता है। लेकिन चीन में पुतिन की मुलाकात बिल्कुल अलग दिखी। न तो कोई खास गर्मजोशी थी, न ही कोई सम्मान गार्ड और न ही महंगे दोस्त के बारे में कोई शब्द। मुलाकात में रूसी नेता औपचारिक दिखे बिना असली जोर के। अगर अलीयेव और एर्दोगान की मुलाकात सम्मानित रणनीतिक साझेदारों के रूप में हुई तो पुतिन को एक अस्थायी मेहमान की तरह ही स्वागत मिला। जल्दी खर्च करने के लिए कौन बेहतर है? दृश्य विरोधाभास इतना स्पष्ट था कि यहाँ कोई टिप्पणी करना फालतू है। कोरिया में बाकू को सम्मान मिला, जबकि मास्को में केवल औपचारिकता थी। स्पष्ट है कि पुतिन की चीन यात्रा की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हम आपको इस शिखर सम्मेलन की हर जानकारी देते रहेंगे। यह 2 दिन का शिखर सम्मेलन है जिसमें कई विश्व नेता भाग ले रहे हैं, जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री और तुर्की के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाएं। लेकिन अब आइए ध्यान केंद्रित करते हैं यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका पर, जहाँ हमारे पास एक नई रिपोर्ट है, एक शांति योजना के बारे में जिसे राष्ट्रपति ट्रंप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस योजना की सबसे पहले रिपोर्ट टेलीग्राफ ने दी थी और इसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में निजी सेना तैनात करने पर सहयोगियों से दीर्घकालिक शांति योजना के तहत चर्चा कर रहे हैं। मुख्य विचारों में वर्तमान मोर्चे के दोनों ओर 20 किलोमीटर या लगभग 12 मील लंबा निसैन्य बफर जोन शामिल है। यूक्रेनी बल पहली रक्षा पंक्ति होंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यूक्रेन का समर्थन करेंगी और शांति रक्षक तथा कमांड संयुक्त राज्य अमेरिका या नाटो के अधीन होंगे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। ये वह चीज नहीं है जिसे रूस फिलहाल मान रहा है। अब जाहिर है, मैं समझता हूं कि बातचीत में दोनों पक्ष समझौता करेंगे। रूस चाहता है कि युद्ध का अंत उसके अनुसार हो, न कि मौजूदा मोर्चे पर ही खत्म हो। डोनबास पर पूरा नियंत्रण, बेल्ट का किला, वे शहर जिन्हें यूक्रेन ने इस आक्रमण की शुरुआत से ही बचाए रखा है। और अब रूस चाहता है कि यूक्रेन बस इसे छोड़ दे। रिपोर्ट के मुताबिक
राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन पर रूसी मांगे मानने का दबाव नहीं डाल रहे हैं। असल में वह एक शांति योजना बना रहे हैं जिसमें रूस को वर्तमान मोर्चे से ज्यादा कुछ भी नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा। खैर, चलिए रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी निजी सैन्य ठेकेदारों को तैनात किया जा सकता है। वे नए ठिकाने और किलेबंदी बनाएंगे, यूक्रेन में अमेरिकी व्यवसायों की सुरक्षा करेंगे और रूस के लिए निवारक होंगे। अब जाहिर है यहाँ एक और बात यह है कि अमेरिका का यूक्रेन के साथ खनिजों को लेकर एक समझौता है और उस समझौते के पीछे पूरी सोच यह थी कि इससे अमेरिका को यूक्रेन की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है कि वहां दीर्घकालिक शांति बनी रहे। बात यहीं खत्म नहीं होती। कई अमेरिकी स्वामित्व वाले व्यवसाय पहले से ही यूक्रेन में काम कर रहे हैं। ये अमेरिकी व्यवसाय हैं जो बस विदेशों में काम कर रहे हैं और रूस ने इन्हें बहुत रणनीतिक रूप से निशाना बनाया है। और यह फिर से पुतिन का तरीका है इस युद्ध को और आगे बढ़ाने का। वह और देशों को इसमें लाना चाहता है। तीसरा विश्व युद्ध और सोवियत संघ फिर से चाहता है। यहाँ हमारे पास रूसी मीडिया है जो सार्वजनिक रूप से एक अमेरिकी फैक्ट्री को नष्ट करने का दावा कर रही है। रूस में हर मीडिया क्रेमलिन के नियंत्रण में है। ये बस याद दिलाना है। उन्हें अपने बोलने के मुद्दे सीधे क्रेमलिन से मिलते हैं। चलिए सुनते हैं। से अजरबैजानी तेल उत्पादों को पंप करने की सुविधाएं, वे वस्तुएं जो यूक्रेन में स्थित हैं और यूक्रेनी साइड की सुविधाएं जो यूक्रेन में स्थित हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उनका मालिक कौन है? हम अमेरिकी, हंगेरियन, किसी पर भी हमला करते हैं, अमेरिकी या हंगेरियन, किसी पर भी। वे वस्तुएं जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा आपूर्ति की जाती हैं, वे सुविधाएं जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं को आपूर्ति करती हैं। तो साफ सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी ठेकेदार क्यों चाहते हैं लेकिन अमेरिकी सैनिक नहीं? असल वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजेंगे। ठेकेदार भेजने का मतलब अमेरिकी मौजूदगी होगी, पर वादा नहीं टूटेगा। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना है, लेकिन मुझे नहीं पता रूस तैयार होगा या नहीं। रूस तब तक शांति नहीं चाहेगा जब तक उसे ताकत नजर नहीं आती। यूक्रेन के पीछे अमेरिकी समर्थन दिखाना ही ताकत दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो रूस को पता चले कि अगर वे फिर से आते हैं, पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पूरे पश्चिम से लड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए आइए इस शांति योजना में यूरोप की भूमिका देखें। यूके और फ्रांस इच्छुक देशों के गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। उनका मिशन एयर पुलिसिंग, काला सागर, नौसैनिक गश्त और सैन्य प्रशिक्षण शामिल कर सकता है। संभव है यूरोपीय सैनिक यूक्रेन में और अंदर तैनात किए जाएं ताकि आश्वासन मिले। अब यूरोपीय सैनिक मोर्चे पर नहीं होंगे क्योंकि इसमें शामिल सभी लोग ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जहां किसी तरह की गलती से पूरी तरह युद्ध छिड़ जाए और हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएं। पहली रक्षा पंक्ति यूक्रेनी सैनिकों की होगी, फिर यूरोपीय सैनिकों की। यहां तक कि अमेरिकी ठेकेदार भी पीछे रहेंगे, शायद लवीव जैसे शहरों में जो पोलैंड के करीब है मोर्चे के मुकाबले। खैर, अब इस पूरी कार्रवाई की फंडिंग के बारे में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका यूक्रेन के दुर्लभ पृथ्वी खनिज सौदे पर चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। युद्ध के बाद यूक्रेन अमेरिका से 90 अरब डॉलर के हथियार खरीदने का वादा कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि यूक्रेन इन्हें खुशी से खरीदेगा, क्योंकि दीर्घकालिक रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका मजबूत यूक्रेन है। इस बहस के तहत सुरक्षा गारंटी में एयर पुलिसिंग, धीरे धीरे नो फ्लाई जोन शामिल होंगे। अब यह एक ऐसी चीज है जिसे युद्ध शुरू होने के बाद से ही प्रस्तावित किया गया है और ऐसा लगता है कि यह धीरे धीरे हकीकत बनती जा रही है। फिलहाल तुर्की के नेतृत्व वाला ब्लैक सी वार्ता बल प्रशिक्षण मिशन यूक्रेन भेज चुका है। इसको संभव बनाने के लिए अमेरिकी लॉजिस्टिक्स और खुफिया जानकारी बेहद जरूरी होगी। जैसा पहले बताया गया था, इस मिशन की कमान अमेरिकी जनरल्स के पास होगी जो नाटो के हैं, शायद इसलिए क्योंकि यूरोप के पास बड़े मिशन का अनुभव नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह लेख में लिखा गया है। मैं खुद को किसी भी तरह से सैन्य विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन इस शांति योजना के सच होने पर अब भी बड़ी शंकाएं हैं, क्योंकि यूरोपीय नेता, खासकर मैक्रों जो पुतिन के साथ रहे हैं और कई अलग अलग युद्ध विराम पर चर्चा कर चुके हैं, उन्हें शक है कि पुतिन किसी भी तरह के समझौते का सम्मान करेंगे। उन्हें यह भी डर है कि ट्रंप अपना मन बदल सकते हैं या पद छोड़ने के बाद अपने वादों को छोड़ सकते हैं। अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि एआई सब कुछ बदल रहा है, नौकरियां, उद्योग, शिक्षा, यहां तक कि अर्थव्यवस्था, तो आप अकेले नहीं हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 7 अमेरिकी कर्मचारी एआई के इस्तेमाल को लेकर नियोक्ताओं से चिंतित हैं।
10 में से 3 लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी नौकरी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी इस भावना से सहमत हैं। अध्ययनों के अनुसार 2030 तक 30% नौकरियां एआई से स्वचालित होंगी और 44% कर्मचारियों की जगह ले ली जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान देना होगा अगर आप शिकार बनने से बचना चाहते हैं। इसी कारण मैंने हाल ही में एक YouTube वीडियो बनाया है जिसमें पर्दे के पीछे क्या हो रहा है समझाया गया है और लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति से फायदा उठाने के लिए भी। यह सिर्फ कोडर बनने या चैट जीपीटी बनाने के लिए नहीं बल्कि यह समझने के लिए है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के साथ असली ताकत कहाँ है और आम लोग इसका उपयोग कर सुरक्षित करियर कैसे बना रहे हैं। अगर आप भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं या विकल्प जानना चाहते हैं तो YouTube डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन पर कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक कर वीडियो देखें